तो हेलो मेरे डीएलएड के महारथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिएगा दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में एक बार फिर से हम सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे और आपका जो बैक लगा हुआ है मैथ में उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आप अपने बैक को क्लियर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप अपने बैक को हटाना चाहते हैं, आप अपने मैथ के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं उनको समझें, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम क्वेश्चंस को समझते हैं तो उस तरीके से आने वाले दूसरे क्वेश्चन को भी हम हल कर सकते हैं। तो एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें। ये वाले सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेकिन अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो इन्हीं से रिलेटेड आएगा, तो आप इन क्वेश्चन को समझ लीजिए। उसके बाद हम जो भी और नए क्वेश्चन हैं उन पे भी प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिएगा मित्रों, एक बार फिर से वही प्रक्रिया रहेगी। क्वेश्चन यहां लिख के आएगा, उसको हम नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको बस ये समझना है। देखिए, हो सकता है आपने ये क्वेश्चन पहले पढ़ रखे हो, देख रखे हो कहीं भी किसी भी चैनल पर, लेकिन हर किसी का पढ़ाने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। आप एक बार मेरा तरीका देख लीजिए और फिर आप देखिए यहाँ पर कि आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और उसके बाद इस पे आधारित अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास अगर बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस पे आधारित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो एक बार देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ लिख के आ रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसको मैं एक बार यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 17 प्लस 10 गुणा 3 है ब्रैकेट के अंदर और माइनस में 5, यानी कि ये लिखा हुआ है हमारा माइनस और ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 17, ठीक है, प्लस 10 गुणा 3 और माइनस में 5। और देखिए लिखा है का सरलतम मान ज्ञात कीजिए, और सामने देख रहे होंगे ये क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है। तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास पे आधारित क्वेश्चन है। आप लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा होगा। ठीक है, बोर्ड मास में क्या होता है कि BODMAS बोर्ड मास, बी फॉर होता है ब्रैकेट्स यानी कोष्टक। ठीक है, कोष्टक में भी कुछ नियम होते हैं मित्रों। कोष्टक में भी हम सबसे छोटे कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझले कोष्टक को जिसको हम लोग करली ब्रैकेट बोलते हैं उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़े कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे कोष्टक को सॉल्व करने के नियम होते हैं। अब देखिए, कोष्टक के बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, हिंदी में लिखा रहता है का, जैसे लिखा हो 4 का 5/4 बताइए, 3/4 का 2/3 बताइए। का बीच में लिखा रहता है, लेकिन का मतलब होता है गुणा। उसके बाद आता है डिवाइड, फिर आता है मल्टीप्लाई, फिर आता है ऐड यानी कि जोड़, और फिर आता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। देखिए दोस्तों, इसी ऑर्डर में आप देखिए ये यूज कब किया जाता है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम कब देखें, कब बोर्ड मास लगाएं। तो देखिए मित्रों, आपको बस इतना देखना है कि कोई भी सवाल हो उसमें अगर एक साथ कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए जाएं, गणितीय संक्रियाएं दी जाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग कोष्टक वगैरह वगैरह, एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीजें लगी हों, तब हम बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। तो हमारे देखिए यहाँ पे कई सारे चिन्ह लगे हुए हैं, प्लस भी है, माइनस भी है, गुणा भी है और ब्रैकेट भी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हमारा आ गया माइनस, यहाँ सॉल्व किया हमने। तो देखिए माइनस की संख्या में से प्लस वाली संख्या घट रही है, क्योंकि 17 बड़ा है। और जब देखो, अब एक चीज और दिमाग में रखेंगे कि जब अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं हों, जैसे लिखा है 4 माइनस 17, तो देखो ये प्लस की है। जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो वो प्लस की मानी जाती है। ठीक है, यहां पर एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं हमेशा घटती हैं और समान चिन्हों वाली संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं। ये बात आप दिमाग में रखेंगे कि विपरीत चिन्ह हैं अगर संख्याओं के, यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा घटेगी, और एक जैसे चिन्ह है तो हमेशा जुड़ेगी। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, जोड़ घटाना कुछ भी कर रहे हो, आंसर में चिन्ह वो आता है जो बड़े नंबर के साथ होता है, बड़े नंबर के आगे लगा होता है। तो हम अगर इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, 4 माइनस 17, तो ये घटेगा, और घट के कितना आने वाला है? 13 आने वाला है। कितना? 13। आंसर में चिन्ह आएगा माइनस, क्योंकि 17 के आगे लगा है माइनस, तो ये हो गया हमारा -13 प्लस, यहाँ पे गुणा सॉल्व कर देते हैं तो ये हो गया 3 × 30। ठीक है, यहां मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर और एक माइनस लगा हुआ है, बट यहां हटा दिया क्योंकि बाहर प्लस था। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस से गुणा करने पर प्लस ही आ जाता है, मतलब प्लस से प्लस वाली संख्या में गुणा करने पर प्लस आ जाता है।
माइनस का 5 आ गया। देखो माइनस और माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 30 और -5। अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, चाहे तो पहले 30 में से 5 को घटा दो, कैसे भी कर दो, आपकी मर्जी है। हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 43 -5। हमने 43 में से 5 को माइनस किया तो हमें कितना मिला, हमें मिला 38। 8 5 13 होता है, 38 मिला, ठीक है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं पूरा सरलतम एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के आ रहा होगा, यू कैन रीड द क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लिखा हुआ आ रहा होगा, देखिए 2x+1 ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ बराबर में लिखा है 2x+2। हमें ये बताना है यह सर्व समीका है या नहीं। तो आपको पहले सर्व समीका के बारे में पता होना चाहिए क्लियरली। आप जानते हो कि सर्व समीका होती क्या है। देखो सर्व समीका, सर्व मतलब सभी स्थितियों में, समीका मतलब समान रहती है, हर एक स्थिति में समान रहती है। तो देखिए जब भी दोनों पक्ष के मान एक जैसे हों तो हम उसको सर्व समीका कहते हैं। जब भी दोनों पक्षों के मान एक जैसे हों तो हम उसको सर्व समीका कहते हैं। आप यहां पर देखिए सर्व समीका हर एक स्थिति में समान रहती है। आप यहां पर x का मान कुछ भी रख लें, दोनों साइड बराबर अगर आ जाए तो यह सर्व समीका होगी। किसी भी सर्व समीका में आपसे पूछा जाए, चेक करने के लिए कहा जाए कि बताइए यह सर्व समीका है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल सा कोई भी मान अपने मन में सोचेंगे। x देखिए कुछ भी दिया जाए, चल यहाँ पर x y z a b c कुछ भी दिया जाए, आप अपने मन में कोई भी मान सोचेंगे, वो मान रख देंगे दोनों साइड में। अगर दोनों साइड में सेम वैल्यू निकल के आ जाती है तो वह सर्व समीका है। अगर दोनों साइड में सेम वैल्यू नहीं निकल के आ रही है तो वह समीकरण है, ठीक है। समीकरण सिर्फ एक अभिन्न या एक अद्वितीय स्थिति के लिए वैलिड होता है, एक अद्वितीय स्थिति के लिए, एक यूनिक सिचुएशन के लिए ही मान्य होता है। लेकिन सर्व समीका x के हर एक मान के लिए मान्य होगी, और समीकरण में x का सिर्फ और सिर्फ एक मान ही काम करेगा। तो यहां पर हम देखिए चेक करते हैं सर्व समीका है या नहीं। हमने सपोज करो x का मान उठा के रख दिया 1, ठीक है। चेक करने का तरीका है, आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो ये हो गया 2 1+1, और इधर राइट हैंड साइड में हो गया 2 गुणा 1, क्योंकि 2 के साथ x जो है वो गुणा में है, और +2, तो ये हो गया 1 और 1 2, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा लगा होता है। ये हो गया 2 एकम 2, क्योंकि पहले गुणा सॉल्व करेंगे प्लस बाद में सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ भी 2 चिन्ह आ गए, बोर्ड मास लगेगा, ठीक है। ये हो गया 2, और देखो 2 दूनी कितना आ गया, निकल के 4, और ये 2 और 2 जोड़ा तो कितना आ गया 4। भाई मेरे दोनों साइड बराबर निकल के आई हैं, इसका मतलब यह सर्व समीका है, यह सर्व समीका है। तो आप उत्तर में अगर लघु उत्तरीय प्रश्न है तो ऐसे चेक करके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको ये लिखना पड़ेगा x बराबर 1 रखने पर, क्या लिख दें, x बराबर 1 रखने पर दोनों साइड चूंकि जब बराबर आ जाती हैं तो वह सर्व समीका होती है। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है, अतः दिया गया जो हमारे पास बहुपद था, या कह सकते हैं कि चूंकि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है अतः यह सर्व समीका है, ठीक है। इतना लिखना था आपको, क्लियर हो गया है। आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ यह सर्व समीका है। अगर कुछ ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है आपको, सिर्फ ऐसे लिख दो, हाँ यह सर्व समीका है। आपको दिख जाए कि दोनों साइड बराबर आ गई। अगर ये बराबर ना आती तो यह सर्व समीका नहीं होती। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन लिख के आ रहा है, सर्व समीकाओं का प्रयोग करके 51 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें सर्व समीका का प्रयोग करना है और 51 के स्क्वायर का मान निकालना है। तो सर्व समीका क्या होती है, जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू। ये सारे फॉर्मूले जो भी आपने पढ़ रखे हैं ये सब सर्व समीका बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, सर्व समीका। तो यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर निकालना है और सर्व समीका का प्रयोग करना है। आप डायरेक्ट गुणा करके मत निकाल दें। देखो स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या का 2 बार गुणा, लेकिन हम गुणा करके नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है कि हमें सर्व समीका का प्रयोग करना है। तो मित्रों हमें सर्व समीका वर्ग वाली लगानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसे नंबर में तोड़ो जिसका वर्ग आप आसानी से बता सको। तो हो गया 50 प्लस 1, ठीक है, 50 प्लस 1, और इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, तो आपने ऐसे लगा दिया स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा मित्रों, वो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, 2 नंबरों का योग और इसका होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही हमें यहाँ पे यूज करना है। तो ये हो गया मित्रों a स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह था 50 आपका और b की जगह है 1, 2ab। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये फॉर्मूला मिटा देता हूं, ये आप याद रखिएंगे। 50 का स्क्वायर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए 5 का 2 बार गुणा और 2 जीरो पीछे, क्योंकि आप 2 जीरो का जब देखो जीरो गुणा जीरो करोगे तो 2 जीरो हो जाएंगी। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 जीरो पीछे आ जाएंगी इसमें। ये हो गया 50 का स्क्वायर, कितना आया 2500। 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है, प्लस इनका गुणा कर लो, 50 दूनी 100 एकम 100। तो मित्रों देखिए बहुत ही क्लियरली हमें दिख रहा है कि इन सबको जोड़ने पर देखो 2500 और 100 2600 और ये एक जोड़ दिया तो हो गया 2601। क्या उत्तर आया हमारा 2601। आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो 51 गुणा 51 करके देख लो, 2601 ही निकल के यहाँ पर आने वाला है। तो चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन मस्त लगे, समझ में आए, बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको लगे कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो और बोल दो कि एक बार ये वीडियो देख लो। ठीक है, और लाइक भी कर देना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्स क्यू वाई और लिखा है एक्स वाई क्यू। हमें बताना है, इसका गुणनखंड करना है हमें। ठीक है, क्या करना है हमें, इसका गुणनखंड करना है। तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए गुणनखंड करने के लिए। आपको साफ दिख रहा है दोनों में मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है, या फिर चलिए कोई बात नहीं, आपको और आसान तरीका बताता हूं। x की घात 3 का क्या मतलब हुआ, x गुणा x, ये मतलब हुआ, और गुणा में y और लिखा है, और यहां पर देखो बीच में लगा है माइनस। यहां पे लिख सकते हैं x गुणा y गुणा y गुणा y, क्योंकि y की घात 3 थी तो हमने y को 3 बार लिख लिया। अब देखो कितना कितना कॉमन ले सकते हो आप। देखो x कॉमन आ रहा है, क्लियर है ना, एक y कॉमन आ रहा है, इसके अलावा देखिए और x और y कॉमन नहीं आ रहे हैं, सिर्फ हमारे पास x गुणा y कॉमन आ रहा है और हमने ब्रैकेट लगाया तो x और y निकल गया, बचा क्या, x का 2 बार गुणा बचा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर। क्लियर हुआ, यहां बचा, ये निकल गया तो बचा y गुणा y, इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इनका गुणा करके लिख दो, मतलब देखियो इनके बीच में जो गुणा का चिन्ह है उसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो हमने एक्स वाई लिख दिया। अब मित्रों क्या होता है कि आपका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्गांतर। क्या बोलते हैं, वर्गांतर। इनको याद रखा करो, ठीक है, किसी भी पढ़ी हुई चीज को बार बार प्रैक्टिस करो तभी वो याद रह पाएगी। आप लोग पढ़ाई छोड़ देते हो बीच में, ठीक है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। देखिए रेगुलरिटी अगर रहेगी तभी आप सक्सेस होंगे, हैं। और अगर आपने ठान रखा है कुछ पाने का, देखिए जब हौसला है ऊंची उड़ान का तो क्या कद देखना है आसमान का। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऊंची उड़ान का आपने हौसला बना रखा है तो आप आसमान की इस ऊंचाइयों से, कदों से, कि इतना बड़ा आसमान है, पूरा अंबर फैला हुआ है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, एक बार हौसला आपने बना रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे। वर्गांतर होता क्या है, एक ब्रैकेट में जोड़ना और एक ब्रैकेट में घटाना, ठीक है, उन्हीं नंबर्स को। तो देखो सेम लग रहा है, तो हमने एक ब्रैकेट में x प्लस वाई लिख दिया और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई लिख दिया। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो। ये गुणनखंड हो गई, देखिए 3 पद गुणा में आ गए, इस पूरे के ये गुणनखंड हमने निकाल दिए, है ना। गुणनखंड पे आप मैंने जो वीडियो बनाई है उसको जरूर देख लें, गुणनखंड से 100% एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जरूर देख लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो लिख के आ रहा होगा, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधे कितने हैं, यानी हमें पौधों की संख्या बतानी है। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इस टाइप का एक क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आया है सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, यानी एक अल्टरनेट तरीके से देखा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन आया ही है। अगर प्रीवियस ईयर में नहीं आया तो उससे 1 साल बाद आया है, तो ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। और जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि एक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की बाग में पंक्तियां, तो आप देखो क्या करोगे। अगर आपको पंक्तियां दी गई हैं और पूछा गया है कुल पौधों की संख्या बताइए, तो आपको वर्ग करना पड़ेगा, है। और जब कुल पौधे दिए गए हैं, जैसा कि इस सवाल में कुल पौधे दिए गए हैं और हमें पंक्तियां निकालनी हैं या प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या निकालनी है, दो चीजें आप मेरी बात को ध्यान से समझें कि अगर कुल पौधे दिए गए हैं, पंक्तियां निकालनी है, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, या फिर प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, इनकी संख्या बराबर ही आएगी। तो आप क्या करेंगे, दिए गए कुल पौधों की संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। अगर आपको बाग में
पंक्तियां दी गई हैं या प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या दी गई है और कुल पौधे निकालने हैं तो आप वर्ग करेंगे। तो चूंकि हमें क्या दिया गया है, कुल पौधे दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे होंगे, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे प्रत्येक। मैं चूंकि समझा चुका हूं आपको और ऐसा क्वेश्चन मैंने सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेस की हर एक चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोस बनाई है, तो वर्ग वाले जो चैप्टर है उसमें, ठीक है, ये वाला सवाल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप जाके वो वीडियोस देखिए एक बार, प्लेलिस्ट होगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो हमें निकालनी है प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधे, प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधे, कुल पौधे। तो हमें पूरे बाग में कुल पौधे कितने दिए गए हैं, हमें पूरे बाग में दिए गए हैं 2025, ठीक है। इसका वर्गमूल आपको निकालना है, बस वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालने के लिए आपने मेरी वीडियोस अगर नहीं देखी तो प्लीज देख लो, फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होंगे, वो नहीं देखेंगे, मुझे पता है। तो मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, आप 2025 के गुणनखंड काटें ऐसे करके। अब पीछे 5 है तो 5 से कट जाएगा पूरा, तो 5 का भाग इसमें कर लेना। अगर आप काट ना पाओ तो रफ कॉपी पे भाग कर लेना, भाग करके भागफल को यहाँ लिखा जाता है। तो 5 चौके 20। अब यहाँ पे देखिए 2 है, 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो भाग टूटे की 0 आ गई। 5 पंचे 25, ठीक है। यहाँ पे करते हैं हम लोग अब, तो ये हो गया हमारे पास अब 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। अब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब 3 से काटेंगे तो आएगा 9 और यहाँ पे 3 से काटेंगे तो आएगा 3 और फिर से 3 से काटेंगे तो आएगा 1, ठीक है। अब हमें क्या मिला, हमें अंडर रूट के अंदर क्या क्या मिल गया, देखो अंडर रूट के अंदर हमें मिल गया, देखो ध्यान से, हम इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे छोटे वाले गुणनखंड को पहले लिख लेते हैं। तो 3 का गुणा 4 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 5 का गुणा 2 बार। और जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल के आगे यहाँ 2 लिखा रहता है, और वो मतलब छुपा सा रहता है, वो लिखा नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, कितने का, 2 का। तो ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। अब वर्गमूल का चिन्ह हटा दो और इन जोड़े में से एक एक संख्या बाहर ले लो, ठीक है। ये निशान आपको नहीं लगाने हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक एक संख्या, 3 और यहां से भी एक 3 और यहां से 5, तो 5 तिया 15 तिया 45। तो आपके यहां पर प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधे कितने आएंगे, 45। ये आपका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों कमेंट करके आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हम भी डिमोटिवेट होते हैं, पता चलता है कि लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। तो आप कमेंट करके बता दें कि आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, वीडियो कैसी लगती है वो भी जरूर बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वर्गाकार तार, क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई गणना कीजिए, चौड़ाई की गणना कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए, चौड़ाई को हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक तार था जिससे पहले क्या था, एक वर्ग बना हुआ था, एक वर्ग बना था। और आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उस वर्ग का हमें क्षेत्रफल भी दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 144 यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। अब क्लियरली आप इस कंसेप्ट को समझो, क्लियरली आपको बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। इस कंसेप्ट को समझो। उन्होंने बोला कि इस तार को हमने खोला और अगेन मोड़ के एक आयत बना दिया। एक क्या बना दिया, एक आयत बना दिया। आयत भी कंडीशन आपको पता होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखो मित्रों एक बात बताओ, दोनों ही स्थिति में क्षेत्रफल बराबर नहीं होंगे। आप कभी भी ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल बराबर मत करना। दोनों ही स्थिति में तार की लंबाई बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि भाई आपने उसी तार से वर्ग बना रखा था और उसी तार को खोल के दोबारा से उससे क्या बना दिया, आयत बना दिया। तार की लंबाई बराबर होगी इस स्थिति में। और तार की लंबाई का मतलब हुआ इस वर्ग का और आयत का परिमाप। क्या हुआ, इस वर्ग का परिमाप और इस आयत का परिमाप, यानी इन दोनों के परिमाप बराबर होंगे। क्या बराबर होंगे, परिमाप बराबर होंगे, ठीक है। जब भी किसी तार से कोई वर्ग बनाया जाए, कोई आयत बनाया जाए, मोड़कर कोई दूसरा वर्ग या आयत बना दें या फिर वृत्त बना दें, तो इन स्थितियों में आप परिमाप बराबर करना। कभी भी क्या बराबर करना, परिमाप। तो इन दोनों के परिमाप बराबर होंगे। उसके लिए हमें पहले वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप।
तो देखो वर्ग की भुजा निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया, भुजा निकाली। अब मित्रों जब भी एक तरफ स्क्वायर लगा हो, ये हटा दो, जब भी एक तरफ स्क्वायर लगा हो तो इस स्क्वायर को हटाने पर दूसरी तरफ लग जाता है अंडर रूट, यानी हमें 144 का वर्गमूल निकालना है। तो अब आप गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, या आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो भुजा हमारी कितनी आई, ये होता है 12 का वर्ग, तो इसका वर्गमूल हुआ 12 सेंटीमीटर आई भुजा हमारी। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब हम निकाल देंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो ये होता है 4 गुणा भुजा, तो भुजा कितनी है 12, तो 12 चौके 48 सेंटीमीटर आया आपका वर्ग का परिमाप। अब देखो आपको पता चला कि वर्ग का परिमाप जो है वही परिमाप किसका होगा, आयत का होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये चित्र मिटा देते हैं एक बार, ये तो समझाने के लिए थे। तो अब देखिए, अब चूंकि आपको लिखना है वर्ग का, या फिर यहाँ पे ऐसे लिखो, इस तरफ से लिखो, आयत वाला इस तरफ लिख लो, आयत का परिमाप। आपको समझ में आया था ना कि आयत का परिमाप क्यों बराबर है वर्ग के परिमाप के, क्योंकि उसी तार से बनाया गया है दोनों को। आयत का परिमाप बराबर किसका, वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। तो आयत का परिमाप तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें वर्ग का परिमाप हमने निकाला था, 48 आया, तो आयत का परिमाप हुआ कितना, 48। अब चूंकि देखो दोस्तों, आप सवाल में एक बार पुनः देखेंगे कि आपको आयत की लंबाई दी गई है, चौड़ाई निकालनी है। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो आपने परिमाप की जगह सूत्र लिख दिया उसका, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें मिला, देखिए लंबाई हमें दी गई थी कितनी, लंबाई है 16, तो हमने लिखा 2 गुणा 16 प्लस चौड़ाई को हमने मान लिया x। अब हम इस x का मान निकालेंगे, या फिर आप चौड़ाई ही लिखा रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 का अंदर गुणा कर दो, नहीं तो चलो पहले गुणा कर देते, 16 दूनी 32, 2x बराबर 48। अब ये 32 प्लस का है इधर, तो उधर गया तो हो गया 2x बराबर 48 माइनस 32। 2x बराबर 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, और यहाँ कितना बचा आपका 1। तो x बराबर कितना आया मित्रों, देखो 2 जो है वो गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में यानी बटे में, तो 2 से 16 में भाग करोगे आएगा 8, यानी 8 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितनी आई, चौड़ाई आई आपकी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी x कितनी निकली, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक कर दें, कमेंट में बता दें कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन सेंड करके पूछ सकते हैं पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो लिख के आ रहा है कि एक कक्षा में बालकों की संख्या जो है वो दी गई है और बालिकाओं की संख्या दी गई है। ठीक है, कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। अच्छा चलो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं बालक कितने हैं। बालक जो है वो दिए गए हैं आपको बालक दिए गए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, और आपको बालिकाएं कितनी दी गई हैं, बालिकाएं आपको बालिकाएं यहां पर दी गई हैं मित्रों कितनी, देखो ये भी लिख लो, ये दी गई है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4। तो अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। क्लियरली आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा कि बालक अधिक हैं और बालिकाएं कम हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा ही इस हिसाब से कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। आप अपना भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं, तो बालक ज्यादा हैं बालिकाएं कम हैं। अब मैं देखो अगर इसकी जगह आपको एक नंबर दे देता, बोलता 25 बालक हैं और 16 बालिकाएं हैं, तो बताइए बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो आप क्या करते, आप तुरंत बता देते कि हाँ 16 से 9 अगर ज्यादा कर दें हम तो 25 आता है, यानी 9 अधिक है। तो क्लियरली आपको क्या पता चला कि इसमें से इसको घटा के हम निकाल सकते हैं, जो अधिक है ना उसमें से कम वाला घटा के आप कितना अधिक है ये निकाल सकते हैं। तो यही आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पर हमारा देखो अंतर निकालना है, तो अभीष्ट अंतर क्या लिखेंगे, अभीष्ट। अभीष्ट मतलब जो पूछा गया है, अभीष्ट अंतर। अभीष्ट अंतर क्या होगा, आपको बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या घटानी है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। ठीक है, और देखिए दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, तो यहाँ पे कोई चिन्ह में अगर गड़बड़ होती है तो हमारा आंसर उसी हिसाब से आ जाएगा। ठीक है,
ऐसा है कि जैसे सपोज करो यहाँ माइनस होता तो आंसर बदल जाता, तो मैंने जो लिया है मैं उसी हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर मेरा उसी हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4, ठीक है। अब घटाने के लिए देखिए मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया था, ये भी आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, क्योंकि भाई ये बहुपद है, इसमें कई सारे पद हैं और माइनस से अगर हम इसको देखो घटाएंगे तो माइनस से चिन्ह बदलते हैं इन पदों के, तो पीछे वाले नंबर में माइनस के बाद वाले बहुपद में ब्रैकेट जरूर लगाया करें। अब ब्रैकेट को हटाएंगे और चिन्ह बदल देंगे, तो हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये तो आगे है, माइनस यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस 5x और यहां पे बचा माइनस का 4। अब देखो क्या क्या घट रहा है, देखेंगे यहां पर 3x, देखो एक जैसे पदों को ही जोड़ घटा सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के साथ कैलकुलेट करें, एक्स वाले एक्स के साथ कैलकुलेट करें और अचर पद यानी जो बिना एक्स के लिखे हुए इनको अपने साथ ही कैलकुलेट करें, उनके ही साथ। तो 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर, ये देखो माइनस हो रहा है क्योंकि इसके आगे घटाने का चिन्ह लगा है, इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा है। अभी अभी आपको बताया था दो अपोजिट साइन वाले नंबर घटते हैं और आंसर में बड़े वाले नंबर के आगे वाला चिन्ह आता है, तो 3x स्क्वायर प्लस का है, 3x स्क्वायर में से एक एक्स घट गया, बचा 2x स्क्वायर। 5x में से देखिए ये प्लस का 5x, ये माइनस का 5x, इसमें से ये घट के 0 हो गया, क्या हो गया 0, इसको हटा दो, ये 0 हो गया। देखिए -9 -4 एक जैसे चिन्ह वाले नंबर जुड़ते हैं और आंसर में वो चिन्ह आता है जो बड़े नंबर के आगे लगा हो। 9 के आगे माइनस लगा है, दोनों जोड़ो 9 4 13 और आ गया माइनस, ठीक है। तो ये हमारा अभीष्ट अंतर है, यानी बालक जो हैं इतने ज्यादा हैं बालिकाओं से कक्षा में। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं मित्रों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा अनुपात और समानुपात से संबंधित है। लिख के आ रहा होगा कि देखिए लिखा है 9 अनुपात x, और ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ भाई। आप लोग एक बार पढ़ लें, आप लोग एक बार क्लासेस वाली वीडियोस जरूर देख लें। यहाँ पर आई बटन छप के आ रही होगी, ठीक है, उस आई बटन पे क्लिक करके आप सेकेंड सेमेस्टर की उस प्लेलिस्ट में घुस जाएंगे जिसमें पूरा मैंने चैप्टर वाइज वीडियोस बना रखी हैं, तो उनको एक बार जरूर देख लें। तो यहाँ देखिए हमसे x का मान पूछा गया है, तो देखिए समानुपात में क्या होता है फॉर्मूला, एक बेसिक सूत्र होता है कि मध्य पदों का गुणनफल क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल। देखिए अगर आपको अपना बैक क्लियर करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है। तो ये समानुपात का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। तो मध्य पद होते हैं बीच वाले पद, तो मध्य पद हो गया हमारे x गुणा x बराबर हो गया बाह्य पद कौन कौन से हो गए 9 गुणा 16, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया 16 निम्मा 144। अभी हमने इसको ऐसे सॉल्व किया था, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, तो 144 का वर्गमूल होता है 12, तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, x बराबर हो गया 12, यही हमारा उत्तर है। तो मैं कह रहा था कि अगर आपको अपनी बैक क्लियर करनी है तो मेहनत कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा समय निकालकर वीडियोस देखिए, पढ़िए, अपने कॉपी पेन लेके खुद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको मैथ के पेपर की बैक को क्लियर करना है, और मैथ्स को जरूर पढ़ें, एकदम ऐसे ना सोचें कि मैथ आपके लिए उपयोगी नहीं है भाई, आप टेट देंगे तो उसमें भी मैथ आएगा, है ना, बेसिक मैथ तो आएगा ही आएगा, तो मैथ को पढ़ते रहें। अगला हमारा क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा कि एक समीकरण दिया है x/3 प्लस x/2 बराबर 10। तो भाई इसमें इसको हल करना है, और हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना, यानी जो भी हमें चर दिया है उसका मान निकालना। तो इसको हल करना बहुत ही ज्यादा आसान है, आप एकदम टेंशन ना लें। देखिए आपने भिन्ने सॉल्व की है ना, तो भिन्नों में क्या होता है, हर का लासा लेते हैं, तो 3 और 2 का लासा हो गया 6, ठीक है। 3 का भाग करेंगे, इसमें जितनी बार भाग जाएगा उसका ऊपर गुणा करते हैं अंश में, तो 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, 2 का गुणा ऊपर इसके अंश में किया तो 2x हो गया, है ना। और ऐसे ही प्लस लगाया बीच में, 2 का भाग जाएगा 3 बार और 3 का गुणा x में किया तो 3x हो गया, बराबर में कितना, बराबर में 10। तो ये हो गया जुड़ के 5x/6 बराबर कितना 10, 10 के बटे में 1 मानो, कैंची गुणा कर दो, 5x का गुणा 1 में, कैंची गुणा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणन बोलते हैं, 5 का गुणा ऐसे ऐसे गुणा होता है, देखो इसका इसमें और इसका इसमें, तो 5 का गुणा हमारा किसमें हो रहा है, 1 में हो रहा है, तो हो गया 5x एकम 5x बराबर 10 छिक्का कितना हो गया 60, x बराबर 60, और ये 5 यहाँ पे गुणा में है, कोई चिन्ह नहीं होता है बीच में तो गुणा होता है, यहाँ आ गया भाग में, ठीक है, बराबर के उधर ले गए, तो
5 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर 12 पंचे 60 यानी 12 बार में पूरा भाग चला जाएगा। तो हमारा x का मान कितना निकला 12। यही हल है समीकरण का, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समीकरण का हल का मतलब होता है उसमें जो x y z वगैरह दिए हैं उसका मान निकालना। ठीक है, जो भी चर राशि दी गई है उसका मान निकालना। तो चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा और एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए चित्र में आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, है ना। चित्र में तो दिखाई दे रहे हैं, मैं फिर भी यहाँ साइड में दोनों त्रिभुजों को बना देता हूँ। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज है और एक और थोड़ा इसी रूप का है, बस थोड़ा छोटा सा है। ठीक है, ये है हमारा पी क्यू आर और ये है ए बी सी। तो ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या है कि देखिए क्वेश्चन में सब कुछ लिखा है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, हमें दिया गया है। समरूपता और सर्वांग समता की वीडियो जरूर देख लें, ऊपर आई बटन आ रही होगी, क्लिक करके। ठीक है, वहां से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सर्वांग समता का और समरूपता का। तो हमें दिया है मित्रों यहाँ पर कि त्रिभुज जो हमारा एबीसी है वो समरूप है। समरूप में का ये चिन्ह होता है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये समरूप है, ये दिया गया है हमें। और सभी भुजाओं की माप वहां दी गई है, क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो भुजाओं की माप दी गई है वो हम यहाँ और लिख लेते हैं। ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर है कितना 2 सेंटीमीटर। कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली माप दी गई है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना, BC जो है वो 2 सेंटीमीटर है और AB 3 सेंटीमीटर है और आपकी QR भी 3 सेंटीमीटर है। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें PQ का मान निकालना है। ये वाली भुजा कितनी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है। अब आपके मन में एक ख्याल चल रहा होगा कि संगत भुजाएं कौन सी होती हैं। तो संगत भुजाएं हमेशा ही जो त्रिभुज समरूप दिए गए हों उन्हीं से निकालो। देखो ये भुजा AB है ना, पहले दो देखो, पहले दो AB जो भुजा है वो PQ के संगत होगी। AB भुजा PQ के संगत होगी। ठीक है, और आगे देखो अगले दो, BC भुजा जो है वो QR के संगत होगी। ठीक है, उसी हिसाब से आप लिख सकते हैं। और AC जो है वो PR के संगत होगी। किसके, PR के। मतलब ये भुजा इसके संगत, ये भुजा इसके संगत और ये वाली भुजा इसके संगत। इनको कहते हैं संगत भुजाएं। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम संगत भुजाएं। तो एक बार इसको दोबारा से लिख देते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो संगत भुजाओं में आपको जिन जिन भुजाओं की जरूरत है उन्हीं को लिखें। तो संगत भुजाओं का अनुपात होता है बराबर। तो AB का अनुपात लेंगे PQ के साथ, ये बराबर होगा BC का अनुपात। देखिए मित्रों एक बात ध्यान रखें कि जिस त्रिभुज की भुजा ऊपर लें तो सारे अनुपातों में उसी की भुजाएं ऊपर लेनी है आपको। तो BC का किसके बराबर होगा, BC लास्ट के दो QR। हमें इन्हीं की जरूरत पड़ेगी क्योंकि देखिए AC और PR दी नहीं गई है, ना तो AC दी है ना PR दी है। तो हमें सिर्फ इन्हीं की जरूरत थी। तो AB कितना दिया है, AB दिया है 3 बटे PQ हमें निकालना है बराबर। BC कितना दिया है, BC दिया है 2 और मित्रों AB कितना, सॉरी QR कितना दिया है, 3 दिया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं बचा है, कैची गुणा करना है हमें, जिसको हम लोग वज्र गुणन बोलते हैं। तो कैची गुणा आप करेंगे तो देखो 2 गुणा क्या आ रहा है, 2 गुणा PQ, 2 का गुणा PQ में और 3 त्रिका 9, ये आ गया। यानी यहां से अब देखिए जगह कम है तो मैं ऐसी लाइन में लिख रहा हूं, आप नीचे उतारें। ठीक है, ये वाले एरो के बाद वाली सभी चीजें नीचे उतारते चलें। यानी यहां से PQ आपको कितना मिला, आपको PQ बराबर मिल रहा है 9/2। कितना मिल रहा है, देखो 2 यहाँ गुणा में है, इधर भाग में आ गया। तो इसको भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 4.5, 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 का आधा होता है 4.5। ठीक है, 2 से भाग करने पर हम आधा ही निकालते हैं। तो ऐसे करके हम PQ का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप एक बार जरूर वीडियोस देख लें। ठीक है, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये कैसे कैसे क्या होता है, तो मैंने वहां समझाया है पूरा। तो चलिए मित्रों अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए लिख के आ रहा होगा इसका आंसर, तो आप पहले ही कमेंट बॉक्स में बता दें, जल्दी से बता दें, फिर मैं आंसर दे दूंगा तो कोई बताने का फायदा नहीं रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो यहाँ तो सिर्फ हमें आंसर लिखना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो मित्रों मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं लिख लो, एक ही बात होती है। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, ऐसे करके अनंत तक चलती हैं। और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 और अनंत तक चलती हैं।
तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई हमारी शून्य। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या या तो लिख दो शून्य होती है या लिख दो बराबर में शून्य। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। ठीक है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है। ठीक है, इन चीजों को याद रखें। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेके आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमीका छांटिए। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, पहले हम दोनों को लिख लेते हैं, x + 1 और बराबर में 2x + 2। ठीक है, अगला दूसरा लिखा हुआ है 2x - 1 बराबर x। तो देखो मित्रों, यहाँ पर सिंपल सा ये वाला आप छांट चुके हैं, ये सर्वसमीका है। यहाँ आप x का कोई भी मान लेंगे तो दोनों साइड बराबर आएंगी। तो ये क्या है, ये क्या है, सर्वसमीका। आपको सिर्फ छांट के लिखना है सर्वसमीका, है ना। आपको निकालना कैसे था, आप x का कोई भी मान रखते, दोनों साइड बराबर आती हैं तो सर्वसमीका। अब यहाँ पर हम x का अगर कोई भी मान रखें तब भी दोनों साइड बराबर आ सकती हैं, अगर आपने कोई ऐसा मान रख लिया जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। बट मित्रों एक जरूरी चीज, यहाँ पर आप 2-3 मान रख के चेक करें। कैसे, 2-3 मान रखे, जैसे आपने x बराबर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, हर केस में बराबर आएगा। मेरी बात ध्यान से समझना, आप यहाँ x के 2-3 मान रखें, जो भी सर्वसमीका होती है उसमें सारे मान सेटिस्फाई करते हैं हमारे x के या हमारे चर के। सारे मान रखने पर दोनों साइड बराबर आती है, कोई भी मान रख दें। ठीक है, तो आप 2-3 मान रख के चेक करें। यहाँ पर आप 2-3 मान रख के चेक करें तो देखिए ये हर स्थिति में बराबर आएगा, लेकिन ये एक ही स्थिति में बराबर मिलेगा, उसके अलावा किसी में नहीं। अब सपोज करो आपने 1 रख के चेक किया तो ये बराबर आ जाएगा, ये सर्वसमीका हो गई। यहाँ भी 1 रखोगे, चेक करोगे तो ये भी बराबर आ जाएगा, लेकिन ये सर्वसमीका नहीं है। आप 2 रख के देखो ना, 2 रख के जैसे ही देखोगे तो 2 × 2 - 1 बराबर में यहाँ x की जगह 2 रख दिया, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 बराबर 2। देखो दोनों साइड बराबर नहीं आई, तो ये समीकरण है। आप 1 रखते तो ये बराबर आ जाता, क्योंकि इस समीकरण का मान ही 1 है। इस समीकरण को हल करेंगे तो x बराबर 1 आएगा, तो 1 रखने पर आप गड़बड़ी कर देते। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आप 2-3 मान रख के चेक कर लिया करो। यहाँ पर रखो 1 2 3, x बराबर 1 2 3 रखना, पहले 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना। तीनों केस में दोनों साइड बराबर आएंगी। यहाँ रखेंगे 1 2 3 तो सिर्फ 1 के केस में बराबर आएगी, 2 बार रखोगे तो बराबर नहीं आएगी, 3 रखोगे तब भी बराबर नहीं आएगी। तो ये क्या हुआ, ये समीकरण हुआ। ये क्या है, समीकरण। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा, उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 83 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। अरे भाई बहुत ही सरल है। ठीक है, अगर आप यहाँ गड़बड़ी करेंगे तो सिर्फ ये सोचेंगे कि मूल संख्या क्या होती है। मूल संख्या मतलब जो आपको संख्या सवाल में दी गई है। उन्होंने बोला 83 को इसके अंक पलट दें हम तो जो संख्या बन रही है वो ये है। अब मूल संख्या जो दी गई थी उसमें से इसको घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है, तो घटा दो, सिंपल सा ऐसे करके लिख सकते हो आप। 83 - 38, तो यहाँ पे कितना हुआ 5 और यहाँ पे कितना हुआ आपका कितना 4। तो 8 5 13 हाथ से लगी 1 4 3 7 और 1 8, ये हमने चेक किया सही है। तो हमें कितनी संख्या मिल रही है 45, यही हमारा आंसर है। आप ऐसे करके लिख सकते हो, निकाल सकते हो, बस बढ़िया सा। ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि देखा जाता है कि आप में गणित की समझ है या नहीं। ठीक है, बेसिक समझ है या नहीं, आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये चलिए क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समीकरण दिया है -4x + 3 बराबर -6x - 18 और कहा गया है कि इसको हल कीजिए, मतलब x का मान निकालिए। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप क्या करेंगे, x वाले पद एक तरफ कर लो, अचर पद एक तरफ कर लो। तो हम x वाला ये पद उठा के इधर ले आए तो हो गया -4x और ये माइनस का था तो हो गया +6x बराबर, इधर -18 ऑलरेडी था, इस +3 को उठा के उधर ले गए तो ये हो गया -3। तो यहाँ पर देखिए प्लस में से माइनस की, देखो अपोजिट चिन्ह है ना, तो घटेगी। 6 में से 4 गया, 2x बचा और ये 2x प्लस आएगा या माइनस आएगा। मैंने बताया था चिन्ह आंसर में वो आता है जो बड़े नंबर के आगे लगा हो। 6x बड़ा है, इसके आगे प्लस लगा है,
2x प्लस का आएगा, और जरूरी नहीं आप यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओ क्योंकि बिना चिन्ह के भी ये संख्या प्लस की ही है। ये दोनों एक जैसे चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएंगे और आंसर में आएगा माइनस चिन्ह, क्योंकि 18 बड़ा है, 18 के आगे माइनस लगा है, तो 18 और 3 हो गया -21। तो x का मान कितना निकला, -21/2। ये हमारा करेक्ट आंसर है, -21/2। तो चलिए उम्मीद करता हूं ये समीकरण भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। देखिए लिख के आ रहा होगा, एक कक्ष की लंबाई को L से दर्शाया जाता है, ठीक है, कैपिटल L लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। लंबाई हमें दी गई है कितनी, 11 मीटर। एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, कॉमा चौड़ाई को हम B से दर्शाते हैं, ठीक है। चौड़ाई है 8 मीटर, कितनी है, 8 मीटर, और ऊंचाई है 5 मीटर। ऊंचाई को H से दर्शाते हैं तो ऊंचाई है 5 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मित्रों बहुत ही सरल सा सूत्र होता है, आप याद रखेंगे, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है मित्रों, 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है, आप एकदम याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, बिल्कुल भी भुलाएंगे नहीं, 2 गुणा L प्लस बी, ये ब्रैकेट है, 2 गुणा L प्लस बी इंटू एच। क्या होता है, 2 गुणा L प्लस बी इंटू एच। तो मित्रों चलिए देखिए इसमें रख देते हैं इन मानों को, तो हो गया 2 गुणा L प्लस बी यानी 11 प्लस 8, H है 5। तो देखिए 2 गुणा 11 8 कितना, 19 गुणा 5, तो 5 दूनी हो गया 10, और 10 का गुणा 19 में, तो 190 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था ना, तो 190 मीटर स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो मित्रों आज की वीडियो में जो कराए गए सवाल हैं आपको कैसे लगे, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बता दें, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे आगे की और वीडियोस में करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो इसको नहीं करेंगे हम, क्योंकि आप लोगों के पास भी कम टाइम रहता है। तो कैसे लगे क्वेश्चन ये बात जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे अगली प्रैक्टिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करो। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।